हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके हमारे यूट्यूब चैनल LMR क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के बारे में। हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल के बारे में आज हम सबसे पहले गुप्त काल के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद गुप्त काल का प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गुप्त काल का सामान्य परिचय के बारे में। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न अधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों, गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों मौर्यों के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता को गुप्त शासकों ने ही उबारा था। अब बात करते हैं दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्री गुप्त नाम के व्यक्ति ने की। और दोस्तों, गुप्त वंश के प्रारंभिक राज्य यूपी और बिहार माने जाते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपको याद रखनी है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में इसकी स्थापना की। और गुप्त वंश के प्रारंभिक राज्य यूपी और बिहार माने जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं गुप्त काल के इतिहास के प्रमुख स्रोतों, जिसके बारे में हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों साहित्यिक स्रोतों के बारे में, जिसमें दोस्तों आपको ये सभी पुस्तकें आपको ध्यान से याद रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं नाटक दोस्तों, जिसमें देवीचंद्र गुप्तम मुद्रा राक्षस के लेखक शाकदक्ष माने जाते हैं, जबकि मृक्षकटिकम के लेखक शूद्रक माने जाते हैं। यह दोस्तों हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? शाकदक्ष माने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कालिदास की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जिसमें मालविक्रमामित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये पुस्तकें दोस्तों कालिदास की मानी जाती, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे यहाँ से। उसके बाद में दोस्तों आपको कालिदास के प्रमुख महाकाव्य भी याद रखने हैं, जिसमें हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। जिसमें दोस्तों महाकाव्य के अंदर गुप्त कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत और ऋतुसंहार, ये दोस्तों सभी कालिदास के महाकाव्य माने जाते हैं। उसके बाद हमें स्मृति में बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति के अंदर ही गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में दोस्तों हमें पुराणों से भी वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, स्मृति पुराण के अंदर ही गुप्त कालों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों ये जैन साहित्य की प्रमुख रचना है हरिवंश पुराण, जिसके लेखक थे जिनसेन, जिसके अंतर्गत दोस्तों यह प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, जिसे मैंने रेड ऑरेंज कलर के द्वारा पिंक किया है। यह दोस्तों हरिवंश पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन, जो कि जैन साहित्य, जिसे हमें गुप्त कालों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों विदेशी साहित्य से, जैसे फ्यान का, फाको की तथा हेंसांग का सीयुग की ग्रंथ से भी गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, जिसमें प्रशस्तियाँ और अभिलेख है, जिसे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। जिसमें समुद्रगुप्त का एरन और प्रयाग अभिलेख और चंद्रगुप्त सेकंड का मेहरौली का स्तंभ लेख से अंदर ही हमें गुप्त कालों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद दोस्तों मुद्राएं, जिसमें समुद्रगुप्त के अंतर्गत हमें अश्वमेध यज्ञ का किया हुआ वर्णन मिलता है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा लिच्छवी वंश का पता चलता है, और चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा शंकों को जो पराजित किया उसने, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं श्रीगुप्त की, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की। ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। इतिहास के चीनी यात्री ने इसे चेलिकेतो नाम से पुकारा है। दोस्तों इसके अंदर आपको यह प्रश्न याद रखना है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने
गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में गुप्त के बाद में घटोत्कच नाम का एक शासक हुआ, जिसके बारे में इसकी सामान्य जानकारी नहीं मिलती है। इसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रतापी शासक। गुप्त वंश की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की। इसके बाद में दोस्तों ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपको याद रखने। संघ संवत की स्थापना राजा कनिष्ठ ने 78 ईस्वी में इसकी स्थापना की। और इसके बाद विक्रम संवत की स्थापना भी राजा विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत की स्थापना की। दोस्तों मैंने एक प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न जोड़ दिए हैं, जिसे आपको गुप्त संवत, संघ संवत और विक्रम संवत की स्थापना और किसने की, ये सभी आपको एक जगह ये उपलब्ध जानकारी हो जाए। उसके बाद में दोस्तों ये आपको याद रखना है, तीनों प्रश्न गुप्त संवत की स्थापना किसने की, संघ संवत की स्थापना किसने की, विक्रम संवत की स्थापना किसने की। इसके बाद में दोस्तों महाधिराज उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसके बाद में दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी के साथ विवाह किया, जिसने सोने के सिक्के भी चलाए तथा सिक्कों पर लिच्छवी वंश शब्द अंकित किए और कुमार देवी की आकृति बनाई। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने किस देवी के साथ विवाह किया? कुमार देवी के साथ, तथा उसकी प्रेम के साथ सोने के सिक्के भी चलाए तथा लिच्छवी वंश शब्द उन सिक्कों पर अंकित किए। जैसे ये सिक्का, उस पर ये लिच्छवी शब्द अंकित किया तथा कुमार देवी की अपनी जो पत्नी थी उसकी आकृति बनाई। वसु बंधु चंद्रगुप्त प्रथम के समकालीन माना जाता है। दोस्तों यह कोई कवि था जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के समकालीन माना जाता है, उस समय था। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त की। इसके पिता दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम और माता का नाम कुमार देवी था। उसके बाद में दोस्तों ये आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। दोस्तों 100 युद्धों का, क्योंकि उसने 100 युद्ध लड़े थे और सभी युद्धों में वह विजय रहा, इसी कारण उसे समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। विसेट स्मिथ नाम का दोस्तों एक व्यक्ति था, इसने भारतीय नेपोलियन भी कहा। जिस तरह नेपोलियन ने भारत पर शासन किया, उसी प्रकार उससे भारत का नेपोलियन की संख्या किसको दी? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का मंत्री व कवि कौन था? हरिसेन। दोस्तों समुद्रगुप्त का मंत्री और कवि था, उसका नाम था हरिसेन। ओके दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की। प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता दोस्तों हरिसेन माना जाता है। यह दोस्तों अधिकतर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। इस प्रशस्ति के अनुसार अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया गया, बाद में उसे इलाहाबाद प्रयाग के किले पर गाड़ दिया गया। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा की चंपू शैली उसे कहते हैं, जो गद्य और पद्य में लिखी जाती है, में लिखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इस प्रशस्ति, जो कि प्रयाग प्रशस्ति महत्वपूर्ण थी। इस प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने सबसे पहले नागवंश के 2 राजा अयुच्युत और नागसेन को पराजित किया, जिसे आर्यवर्त का प्रथम युद्ध कहा जाता है। दोस्तों हमें पता चलता है कि प्रयाग प्रशस्ति से कि आर्यवर्त का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? नागवंश के 2 राजा अयुच्युत और नागसेन के मध्य हुआ, जिसे आर्यवर्त का प्रथम युद्ध कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों द्वितीय चरण में उसने पंजाब के गणतंत्र और सीमावर्ती राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता, जिसे आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। उसके बाद में हमें समुद्रगुप्त के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। इन विजयों अभियानों के बाद अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए। अश्वमेध सिक्के भी समुद्रगुप्त ने चलाए और वीणा वादक भी था समुद्रगुप्त, और उसने स्वयं को वीणा पर गाते हुए दिखाया गया। दोस्तों जो अश्वमेध यज्ञ किया समुद्रगुप्त ने, उसने क्या किया? अपने शासनकाल में अश्वमेध सिक्के चलाए तथा वह वीणा वादक का प्रमुख शौकीन माना जाता है और स्वयं को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर अंकित करवाया। उसके बाद में अंत में बात करते हैं दोस्तों, अंत में समुद्रगुप्त ने अपना मंत्री वसुबंधु को मनाया।
वसुबंधु ने अभिधर्म कोशारिका ग्रंथ लिखा। दोस्तों ये ग्रंथ आपको याद रखना है। अभिधर्म कोशकारिका ग्रंथ किसने लिखा? वसुबंधु ने लिखा। अब दोस्तों बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इसका उपनाम है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश का श्रेष्ठतम शासक बना। चंद्रगुप्त के अन्य नाम दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवराज के नाम से उसे पुकारा जाता है, देवगुप्त भी कहा जाता है और देवश्री भी कहा जाता है। दोस्तों ये नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त ने शंकुओं के नाश के कारण उसे शंकारी भी कहते हैं। शंकारी भी इस नाम से दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों चंद्रगुप्त शासक बनने के बाद उत्तरापद और दक्षिणापद के गणराज्यों को समाप्त किया, जिसके कारण उसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि किस कारण धारण की उसने? जब उसने उत्तरापद और दक्षिणापद के गणराज्यों को समाप्त किया, उस कारण विक्रमादित्य की उपाधि उसने धारण की। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, हम कह सकते हैं विद्वान, कला प्रेमी, विद्वानों का आश्रयदाता भी था और उसके दरबार में 9 विद्वान थे जिसे नवरत्न भी कहा जाता है। दोस्तों ये परीक्षा में, अधिकतर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। दोस्तों उनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालिदास। कालिदास किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय। धन्वंतरी, अमर सिंह, वेताल भट्ट, घट्टप, अरफर, वराहमिहिर, वररुचि, कसमड़ और शंकु, ये दोस्तों प्रमुख नवरत्नों के अंदर माने जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्मावली था। उसने अभिलेखों एवं मुद्राओं पर परम भागवत कहा जाता है। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय था जो वैष्णव धर्म से संबंधित रखता था और उसने अभिलेखों और मुद्राओं पर परम भागवत नाम भी अंकित करवाया। अब दोस्तों यह प्रश्न आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री जो कि फ्यान नाम का व्यक्ति था भारत आया तथा भारत पर 12 वर्षों तक शासन किया रहा। भारत पर 12 वर्षों 399 से 411 ईस्वी तक रहा तथा उसने अपना ग्रंथ फाको की लिखा। फ्यान ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्रा भारत कौन आया? दोस्तों फ्यान भारत आया तथा भारत में 12 वर्ष तक वह रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वहाँ की शासन काल की परिस्थितियाँ जानी तथा उसने अपना ग्रंथ लिखा फाको की तथा फ्यान ने पाटलिपुत्र का वर्णन भी अपने ग्रंथ में किया। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम। उपाधि महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र शक्रादित्य इसकी उपाधि मानी जाती है। गुप्त वंश के शासकों में सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं के मिले हैं। गुप्त वंश के शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके शासनकाल में मिले? कुमारगुप्त प्रथम के। दोस्तों ये प्रश्न आपको याद रखना है। कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय हुई। दोस्तों भीतरी अभिलेख इसका प्रमुख अभिलेख है। कुमारगुप्त ने सर्वप्रथम गुप्त मुद्रा पर गरुड़ के स्थान पर मयूर को अंकित करवाना प्रारंभ किया। दोस्तों कुमारगुप्त ही वह व्यक्ति था जिसने गुप्त मुद्रा पर गरुड़ के स्थान पर मयूर यानी मोर को अंकित करवाया तथा उसका भीतरी अभिलेख प्रसिद्ध था तथा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना उसने की। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों स्कंदगुप्त की। गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट माना जाता है। अंतिम महान सम्राट कौन था? स्कंदगुप्त। उसके बाद हुणों के आक्रमण के बाद गुप्त वंश का विनाश होना प्रारंभ हो गया। गुप्त वंश को इतिहासवेदों ने ऑगस्टन युग या पेराक्लिनियम युग भी कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपको याद रखना है। स्कंदगुप्त ने सूरदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया। सूरदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। अब बात करते हैं दोस्तों गुप्त काल का प्रशासन व्यवस्था कैसी थी।
दोस्तों उस समय सत्ता का विकेंद्रीकरण था, ये जो कि इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। राजा की स्थिति कैसे थी? प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। कौन था? राजा माना जाता है। मंत्री भी अनेक प्रकार के होते थे, जिसे मंत्री, अमात्य, सचिव आदि नामों से पुकारा जाता था। सेना का कार्यालय दोस्तों बलाधिकरण के नाम से जाना जाता। दोस्तों ये प्रश्न आपको याद रखना है, सेना का कार्यालय किस नाम से जाना जाता था? बलाधिकरण के नाम से जाना जाता था। और उस समय राज्य में कर व्यवस्था भी थी तथा भूमि कर, उपज और तथा राज्य से 1/6 भाग लिया जाता था। दोस्तों उस समय कर भी अनेक प्रकार थे जिसमें भोग, भाग, ऊपरी कर, ऋणिक नाम से दोस्तों अनेक प्रकार के कर थे। दुर्वधिकरण ये राज्य कर वसूल करने वाला विभाग था, अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों ध्रुवीकरण के अंदर राजा राज्य से कर वसूलने वाला विभाग माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। प्रांतीय प्रशासन में या शासन में सबसे छोटी इकाई विधि मानी जाती थी, जबकि स्थानीय शासन में सबसे छोटी इकाई दोस्तों ग्राम मानी जाती। उसमें दोस्तों गुप्त काल में प्रमुख नगर थे गिरिनार, उज्जैनी, पाटलिपुत्र गुप्त काल के प्रसिद्ध नगर माने जाते थे। न्याय प्रशासन व्यवस्था कैसी थी दोस्तों? राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। नारद स्मृति में हमें पता चलता है गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालय थे, जिसमें कुल, श्रेणी, गण और राज के न्यायालय प्रमुख माने जाते थे। दोस्तों गुप्त काल में न्याय प्रशासन में हमें पता चलता है काल में दास प्रथा का प्रचलन था तथा नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया। नारद स्मृति से हमें पता चलता है कि गुप्त काल में दास प्रथा थी तथा 15 प्रकार के नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। और प्रथम सती प्रथा या सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। तो दोस्तों यह था, आज हमने बात की गुप्त काल के प्रशासन व्यवस्था के बारे में तथा गुप्त शासकों के प्रमुख शासकों के बारे में। दोस्तों जो मैंने आपके सामने जो प्रश्न उदाहरण प्रस्तुत किए, यही प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनेंगे। इसलिए मैंने अभी आपके सामने गुप्त काल का ये संयोजन प्रस्तुत किया, उसे आप ज़रूर ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।